नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज का जो ये सेशन होगा दोस्तों, इसमें हम देखेंगे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने रविवार को एपीएस मुख्य परीक्षा आयोजित की थी। इसमें जो जीएस पेपर 1 था, इसको हम देखेंगे, इसका सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। ठीक है, तो इस जीएस पेपर 1 में आपके 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, ऑब्जेक्टिव थे। और दूसरा जो पेपर होता है लिखित परीक्षा का होता है। जिनका भी एपीएस का एग्ज़ाम था, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका पेपर कैसा हुआ। ठीक है, बाकी देखिए, पेपर की मैं बात करूँ, बहुत महत्वपूर्ण है ये सेशन। इस पेपर को देखकर आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि आगामी समय में किस प्रकार का पेपर आपके लिए बनाने वाला है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग। नए अभ्यर्थियों को मैं हमेशा बोलता हूँ, पिछले 4-5 सालों के पीवाईक्यू अवश्य देखिए। इस पेपर में भी मैं अगर बात करूँ, एपीएस का जो जीएस पेपर 1 हुआ था, इसमें लगभग 15% क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, यानी कि पीवाईक्यू हैं, जो कि पूर्व परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, ज़्यादा जो है वैसे तो 15-20% क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं। इसलिए पीवाईक्यू की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसी भी एग्जाम में। वो ना केवल एक दिवसीय परीक्षा में, बल्कि अगर आप उत्तराखंड अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ जहाँ पर मुख्य परीक्षा भी होते हैं, तो मुख्य परीक्षा के पुराने पेपर भी देखेंगे, तो उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि किस प्रकार के निबंध पूछा जाता है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 में उत्तराखंड स्पेशल पेपर कैसे पूछे गए थे। ठीक है, हिंदी का पेपर कैसा आता है। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ, पिछले 4-5 सालों के पीवाईक्यू को आप ज़रूर तैयार कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे सेशन की। तो ये जीएस पेपर 1 जो आपका हुआ था एपीएस का, इसका सॉल्यूशन है। और मैंने पूरी सावधानी बरती है इसका आपको सॉल्यूशन देने में। फिर भी अगर मुझसे कोई गलती होती है, मेरे से कोई त्रुटि होती है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में फीडबैक अवश्य दें। ठीक है, मैं अगर कोई क्वेश्चन गलत होगा तो कमेंट बॉक्स में फिर पिन कर दूंगा। ठीक है, बाकी चलिए सेशन शुरू करेंगे। और आप लोगों को बताना चाहूँगा, पेपर जो ये था एपीएस वाला जीएस का, हाँ, बहुत आसान भी नहीं था और बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं था। ठीक है, मॉडरेट लेवल का पेपर था। उत्तराखंड के कुछ क्वेश्चन इजी थे तो कुछ काफ़ी कठिन थे। जीएस के भी कुछ क्वेश्चन आसान थे तो कुछ कठिन थे। डेटा वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे थे, और जो डेटा वाला फैक्ट होते हैं उनको याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। उसके अलावा इसमें एथिक्स के भी क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि एथिक्स को ऐड किया गया था। साथ ही इसमें रीजनिंग के भी क्वेश्चन थे, तो मिक्स पेपर था एक प्रकार से। और ओवरऑल मैं बोलूँ तो ये पेपर जो था आपका, लगभग 60, 65 या 70% तक नंबर लाने लायक पेपर था। मैक्सिमम 70, और एवरेज स्कोर इसमें 60% लाया जा सकता था। और अगर 60-65% के बीच में आप लाए इस पेपर में, और आपने जो दूसरा पेपर होता है, ठीक है, लेटर राइटिंग, ड्राफ्टिंग वगैरह जिसमें आती है, वो अगर आपका अच्छा गया, ऐसे भी होता है उसमें, वो अच्छा गया आपका, तो फिर आपको उम्मीद रखनी चाहिए। चलिए अब सॉल्यूशन करते हैं पेपर का। बाकी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आपके सुझाव का स्वागत है। चलिए पहला क्वेश्चन था, इसमें देखिए, उत्तराखंड की निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम हिमनद से नहीं होता, यानी कि इनमें से कौन सी नदी है जो ग्लेशियर से नहीं निकलती। ठीक है, तो ध्यान से अगर देखेंगे तो इसमें जो गोमती नदी है, ये वन आधारित नदी है। ठीक है, वन आधारित, यानी कि वनों के जो स्रोत वगैरह होते हैं, स्रोत से छोटी छोटी नदियाँ, गाड़ वगैरह मिलके फिर बड़ी नदी बनती है, तो वन आधारित नदी है गोमती। बाकी मंदाकिनी, गौरी, अलकनंदा आप सभी को पता है, ये ग्लेशियर से निकलने वाली नदियाँ हैं। उत्तराखंड के किस जनपद में बेदिनी बुग्याल है, तो ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये चमोली में है बेदिनी बुग्याल, ऑप्शन सी चमोली। तो मैं आपको बता दूंगा, काफ़ी क्वेश्चन रिपीट है, जैसे रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला देखिए, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में वन आवरण सबसे कम है, यानी कि जो फॉरेस्ट कवर है, फॉरेस्ट कवर इनमें से सबसे कम किस डिस्ट्रिक्ट में था, जो लास्ट रिपोर्ट आई थी। तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन ए, उधम सिंह नगर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, टिहरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, देखिए, सन 1952 के आम चुनाव में राजपरिवार से कमलेंदु शाह ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा। तो पहली बार जब चुनाव हुए थे 1951-52 में देश में, तो 51-52 के चुनाव में पहली बार जब महारानी उठी चुनाव में, तो ये निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उठी थी। बिल्कुल सही है। टिहरी की जनता में राजशाही समाप्त हो जाने पर भी राज परिवार के सदस्यों के प्रति विश्वास बना रहा था। ये भी बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। ठीक है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। कमलेंदु शाह कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी कृष्णा सिंह से पराजित हुई थी। तीसरा जो कथन है बिल्कुल गलत है। कमलेंदु शाह फिर से, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1951-52 में चुनाव हुए थे, फिर से जब हमारे नेक्स्ट इलेक्शन होते हैं 52 से 57 वाले, 1952 में कमलेंदु शाह ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था, और इनके अपोजिट में थे कृष्णा सिंह। कृष्णा सिंह की हार हो गई थी इसमें, यानी कि फिर से 1952 से लेकर 1957 तक कौन बना था, कमलेंदु शाह हमारी रही थी, क्या सांसद रही थी। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है 1957 से 62 तक हमारे कौन रहते हैं, फिर मानवेंद्र शाह का दौर आता है उसके बाद। ठीक है, बीच में और भी लोग आते हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं है।
मानवेंद्र साहब भी पराजित होंगे। बट ये जो हमारे पहला और सेकंड स्टेटमेंट है वो सही है, थर्ड वाला इसमें गलत है। कमलेंदुमती शाह चुनाव नहीं आ रही थी, 2 के 2 चुनाव वो जीती थी। तो इसमें से सही कथन चुनना तो 1 और 2 सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन है। अगला देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कुमाऊं के निम्न में से कौन कौन से क्षेत्र अत्यधिक सक्रिय रहे। देखिए अभी एक शब्द पे जोर देना है आपने, होने के लिए तो जितने यहाँ पे क्षेत्र दिए गए ये सभी क्षेत्र भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय थे। बट यहाँ पर आपको एक वर्ड दिया गया, देखिए क्वेश्चन थोड़ा स्पेशल हो जाता है तभी, अत्यधिक शब्द जो दिया आपको। तो मैक्सिमम जो हमारी एक्टिविटीज़ थी क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान कुमाऊं क्षेत्र में, वो 3 ही क्षेत्र यहाँ पे थे। सल्ट का क्षेत्र हो गया, देघाट हो गया और खुमाड़ हो गया, ठीक है। तो 1 2 3 इसका आंसर होगा इस हिसाब से, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के निम्न जनपदों में से किसमें नगरीय लिंगानुपात न्यूनतम था। देखिए बहुत ही ज़्यादा डीप फैक्ट है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान से देखना था क्वेश्चन को, कि अगर बात करें, देखिए जनपदों में अगर आपने देखा होगा कि नॉर्मली लिंगानुपात भी हम देखें तो सबसे कम लिंगानुपात वाले जो 4 जनपद थे, टॉप हरिद्वार था, उसमें उधमसिंह नगर भी था, ठीक है। अब वो तो इसमें कोई है नहीं शामिल। और इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं लिंगानुपात के हिसाब से भी, तो इसमें उत्तरकाशी का नंबर कम था, क्योंकि पौड़ी का लिंगानुपात अच्छा था और अल्मोड़ा का अच्छा था, पिथौरागढ़ का भी अच्छा था। अल्मोड़ा का तो 1000+ था, ठीक है। और बहुत से ऐसे जनपद रहे उत्तराखंड के जिनका 1000+ उस समय क्या था, लिंगानुपात था। तो अल्मोड़ा 1145 के आसपास था। पौड़ी का अगर बात करें तो पौड़ी का भी उसमें जो लिंगानुपात था 1106 के आसपास था। नहीं माफ कीजिएगा, 1114 के आसपास था। अल्मोड़ा का 1139 था 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। 1114 पौड़ी, ठीक है। नहीं माफ़ कीजिएगा, थोड़ा गलती हो रही है इसमें। अल्मोड़ा का जो था सबसे ऊपर, अल्मोड़ा था टॉप में। अल्मोड़ा का लिंगानुपात है 1139। सेकंड में रुद्रप्रयाग जिसका लिंगानुपात था 1114, ठीक है, रुद्रप्रयाग है नहीं ऑप्शन में। तीसरे नंबर पे पौड़ी था उसमें, पौड़ी का लिंगानुपात था 1103, ठीक है। फिर बागेश्वर था, बागेश्वर के बाद टिहरी था, फिर पिथौरागढ़ का नंबर था, पिथौरागढ़ का लिंगानुपात था 1020, और उत्तरकाशी का लिंगानुपात था उसमें 958। ओवरऑल बता रहा हूँ मैं, एवरेज, ठीक है, एवरेज लिंगानुपात। अब मुझे ये पता नहीं कि नगरीय लिंगानुपात कितना था, लेकिन अगर आपको ये डेटा याद था तो देखिए, अगर ओवरऑल जो लिंगानुपात है वो अगर उत्तरकाशी का कम है तो स्वाभाविक है नगरीय लिंगानुपात भी कम ही रहा होगा। इसलिए उत्तरकाशी इसमें आप एलिमिनेशन करके चूज कर सकते थे, ठीक है, डी आंसर सही हो जाएगा, उत्तरकाशी। कद्दूखाल से सुरकंडा देवी मंदिर तक जो रोपवे बन रहा है ये आपका कहाँ पे है, तो बन गया है, मतलब माफ कीजिएगा ये तो बना हुआ है, ठीक है। कद्दूखाल से सुरकंडा देवी तक आपने किया भी होगा विजिट, मैं भी गया था लास्ट ईयर, बहुत अच्छा है। और ये आपका टिहरी में पड़ता है, ठीक है। आप दोनों चंबा के रास्ते भी जा सकते हो, या आप इधर मसूरी से जा रहे हो तो धनौल्टी के रास्ते भी जा सकते हो, तो टिहरी में पड़ता है सुरकंडा देवी मंदिर। 1994 उत्तराखंड जन आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से हुई थी। तो ये आपकी जो जन आंदोलन हुआ था 1994 का, ये कहाँ से शुरू हुआ था, ऑप्शन ही हो जाएगा इसका, पौड़ी क्रांति जिसको हम कहते हैं। उत्तराखंड में अंग्रेजी शिक्षा कब प्रारंभ हुई थी, तो अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत मानी जाती है उत्तराखंड में 1840 में। निम्न में से कौन सा परंपरागत आभूषण नहीं है, तो उत्तराखंड का देखिए परंपरागत आभूषण, इसमें देखिए खगवाली जिसको खोंगली भी कहते हैं कई जगह, लौबी, लौबी भी आपका एक आभूषण होता है, ठीक है, ये जौनसारी समुदाय का आभूषण है। वेणी फूल ये भी आभूषण होता है। गुरगावी जो है इसमें ऑप्शन डी ये नहीं होगा, ठीक है, डी आंसर इसमें नहीं है। किस परमार शासक ने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया था, तो तिब्बत पर 3 बार अटैक किया था महपति शाह, ठीक है, लोधी लिखोला और इसमें माधो सिंह भंडारी जैसे वीर भी थे इनके पास सेनापति, महपति शाह। निम्न में से किसने टिहरी में हिबेट संस्कृत पाठशाला की स्थापना की। देखिए अब यहीं पे आपका, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, उत्तराखंड में देखिए आपका जो अंग्रेजी शिक्षा वाला क्वेश्चन है एक, और ये पंवार शासक तिब्बत पे अटैक वाला ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है, ये भी पीवाईक्यू है। हिबेट संस्कृत पाठशाला कीर्ति शाह ने स्थापित की थी, ये पीवाईक्यू है। रम्माण उत्सव किस स्थान पे मनाया जाता है, तो रम्माण उत्सव हमारा सलोड़ डुंगरा गांव चमोली का, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पीवाईक्यू, ठीक है। उत्तराखंड की किस जनजाति में खुमरी पंचायत होती है, रिपीटेड क्वेश्चन, जौनसारी में होता है, ऑप्शन बी, ठीक है। तो देखिए सामने सामने 4 क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हैं। अगला देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में हुई थी, ठीक है, बिल्कुल सही है। बाद में इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर दिया गया था, ठीक है। अब देखिए कई बच्चों के मन में डाउट आएगा, 1912 में कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना हुई, कुमाऊं कांग्रेस कहाँ गई फिर उसके बाद। कुमाऊं कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो ये कुमाऊं कांग्रेस वही कांग्रेस थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ी हुई थी, ये कोई अलग शाखा नहीं थी उसमें, इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। तो बाद में जो हमारा कुमाऊं परिषद का विलय होगा, मर्जर जो होता है कुमाऊं यूनियन का,
वो कांग्रेस में ही होता है, और वो कांग्रेस कुमाऊं कांग्रेस भी थी, भारत की कांग्रेस जो थी, क्योंकि गोविंद वल्लभ पंत आदि जो नेता थे वही तो इसमें भी थे। तो इन्हीं लोगों के नेतृत्व में उसमें क्या होता है, कुमाऊं परिषद का विलय हो गया था। तो दूसरा कथन भी इसमें सही माना जाएगा। आयोग इसका उत्तर मेरे को लगता है सी देगा, ठीक है। फिर भी इसमें देखने वाली बात है, मेरे हिसाब से तो सी आंसर देगा आयोग। उत्तराखंड में देखिए नया जो पंचायती राज अधिनियम है ये आपका 24 अप्रैल 2016, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका, 2016 में आया था ये, और इसमें संशोधन भी हुआ था 2019 में। ऐपण कला में प्रयुक्त होने वाला सफ़ेद पदार्थ है बिस्वार। देखिए भीगे हुए चावल उसे पीस कर बनाया जाता है, तो भीगे चावल को भिगाया जाता है पहले, फिर पीस कर उसका सफ़ेद कलर बनाया जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड की किस जनजाति को आदिम जनजाति का दर्जा दिया गया? तो आदिम भाई राजी जनजाति को दिया गया, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्न में से कौन गांधी जी के साथ दांडी यात्रा में शामिल हुए थे? तो दांडी यात्रा में गांधी जी की कौन कौन शामिल थे यहाँ से? एक तो थे ज्योतिराम कांडपाल जी, ज्योतिराम कांडपाल जी, दूसरे थे भैरव दत्त जोशी, भैरव दत्त जोशी, ठीक है। तीसरे एक व्यक्ति और थे इसमें, खड़क बहादुर, खड़क बहादुर, ठीक है। हालांकि इसमें देखिए यात्रा में पूरा मतलब लास्ट तक बने रहे ज्योतिराम कांडपाल जी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर जाएगा, ठीक है। देखिए भैरव दत्त धूलिया दिया है यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए, भैरव दत्त जोशी होना चाहिए था, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। निम्न में से कौन सा धार्मिक गाथाओं का एग्जाम्पल है? तो तीलू रौतेली देखिए वीर गाथा है, रतुआ फड़त्याल अलग गाथा हो गई ये भी। जीतू बगड़वाल को भी हम उसमें रखते हैं प्रेम गाथा में, क्योंकि उसको भी प्रेम हुआ था और वो जंगल में बांसुरी बजा देता है और आंचलिया उसको हर के ले जाते हैं। जो हमारा भाना गंगनाथ है, ये ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें, ठीक है। ये धार्मिक गाथा है एक, गंगनाथ जो है देवता है ना, न्याय के देवता माने जाते हैं। तो इनकी जो कहानी है, इनकी जो कथा है गंगनाथ जी की पैदा होने से लेकर आगे की, ये धार्मिक गाथा के तौर पे बोली जाती है, ठीक है। तो बी आंसर इसका हो जाएगा। ये देखिए ये ऐसे क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन थे भाई, इतना डेटा याद रखना बहुत मुश्किल है किसी भी छात्र के लिए। हालांकि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था उसमें 2023-24 में, जो हमारा श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट आया था, आर्थिक सर्वेक्षण, तो उसमें 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी की दर थी 3.2%। हालांकि न्यूज़पेपर में ये आया हुआ था, अगर बड़े लेवल के एग्जाम के लिए आप करंट अफेयर तैयार कर रहे थे तो ये डेटा याद रहा होगा काफ़ी बच्चों को, 3.2% था इसका उत्तर, ठीक है। ऑप्शन है। भारत सरकार का 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य क्या है? यानी कि जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है उसको हासिल करने के लिए 2030 तक भारत ने कितना लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है 500 गीगावाट का, ठीक है। ऑप्शन बी 500 गीगावाट। चलिए अगला देखिए, उत्तराखंड में गांवों की सीमा की रक्षा के लिए किस देवता की पूजा होती है? तो गांवों की सीमा की रक्षा के लिए देखिए उत्तराखंड में भूमिया देवता की पूजा होती है, ठीक है। भूमिया, या इसको भूमियाल देवता भी कहते हैं, भूमियाल, ठीक है। एक गाना भी सुना होगा आपने, देना होया खोली का गणेश रे, देना होया भूमि का भूमियाला रे, बोलते हैं इसे। जो भूमि है गांव में, जो आपने देखा होगा हर गांव के बाहर एक मंदिर होता है उत्तराखंड में, या उसके आसपास एक मंदिर होता है भूमियाल देवता का। अकबर के शासनकाल में सरकार कुमाऊं किस सूबा का अंग था? तो देखिए अकबर के शासनकाल में सरकार कुमाऊं के हमारे कितने 21 परगने बताए गए हैं, ठीक है। और ये सभी 21 परगने उत्तर में पर्वतीय राज्य के बताए गए हैं, किसके अंतर्गत? दिल्ली सूबे के अंतर्गत, ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये डेटा बहुत जगह आपको कुमाऊं के इतिहास में भी ये मिल जाएगा। उसके अलावा एक पुस्तक जो आती है हमारी, ठीक है, हमारी एक पुस्तक है मेहरबान सिंह गुसाई और अनुराधा गुसाई जी की, उत्तराखंड का राजनीतिक इतिहास एक मूल्यांकन, इसमें भी आपको दिख जाएगा। आईने अकबरी के अनुसार दिल्ली सूबे के उत्तरी पर्वतों का एक भाग कुमाऊं कहलाता था, और इसमें कुमाऊं सरकार के अधीन 21 परगने बताए गए थे, ठीक है। तो बी आंसर है इसका दिल्ली, नो डाउट। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान भारत के किस संघीय बजट में प्रारंभ किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, और इसको शुरू किया गया था आपका ऑप्शन डी 2024-25 के बजट में, ठीक है। 2020 में प्रारंभ की गई भारत सरकार की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना में कितने रणनीतिक क्षेत्रों को आच्छादित किया गया? देखिए थोड़ा बहुत ज़्यादा पुराना करंट अफेयर है, लेकिन चर्चा में अभी भी है ये, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव हमारे प्रोग्राम है, ठीक है। तो इंसेंटिव दिया जाता है इसमें, बहुत से मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में, ऑटोमोबाइल का सेक्टर है, इन सभी सेक्टरों में काम करता है, और 14 सेक्टर इसमें बनाए गए हैं, ठीक है। 14, ऑप्शन डी लिए गए थे, मतलब 14 सेक्टर। तो 26 का आंसर था डी। गोट वैली परियोजना उत्तराखंड में किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो सन 2022, नवंबर 2022 में आपका गोट वैली परियोजना उत्तराखंड में शुरू की गई थी, ठीक है। सी आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में बागवानी उत्पादन के अंतर्गत क्षेत्र अधिकतम है? तो ये नैनीताल जनपद में था सबसे ज़्यादा बागवानी क्षेत्र।
चलिए अगला देखिए, उत्तराखंड वार्षिक बजट 2025-26 के अनुसार लैंगिक बजट के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लैंगिक बजट यानी कि जेंडर बजट जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो कभी भी क्वेश्चन बनेगा उत्तराखंड में जेंडर बजट कब शुरू हुआ था, तो जेंडर बजट जो था राज्य में शुरू हुआ था 2007-8 में। पहला कथन बिल्कुल सही है। इसमें योजनाओं को 3 कैटेगरी में बांटा गया था, दूसरा बिल्कुल गलत है। योजनाओं को इसमें 2 कैटेगरी में बांटा गया था, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 के अंतर्गत महिलाओं के लिए 100% आवंटन की योजनाएं सम्मिलित हैं, तीसरा कथन बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन बी 1 और 3, ठीक है। तो कैटेगरी 1 में टोटल जो 100% जो बजट होगा वो किसके लिए होगा, कैटेगरी 1 में, ठीक है। और कैटेगरी 2 में 30% बजट, ठीक है, 30% बजट दिया जाएगा महिलाओं के लिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। फिर से देखिए फैक्ट याद कर लीजिए, उत्तराखंड में जेंडर बजट 2007-8 में हुआ था शुरू। इसमें योजना 2 श्रेणियों में बांटी गई है, 2 कैटेगरी में है। और पहली कैटेगरी में 100% आवंटन है पूरा, और दूसरी कैटेगरी में 30% का आवंटन है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विभिन्न जनसंख्या आकार के शहरों के वर्गीकरण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। करंट के क्वेश्चन अच्छे हैं, जो लगातार टच में होंगे करंट के, मैं समझता हूँ काफ़ी क्वेश्चन किए होंगे। शहरों को 6 टीयर के अंदर बांटा गया, बिल्कुल सही है। 1 से लेकर 6 टीयर है इसमें, ठीक है, ठीक है। टीयर 1 में क्या है, टीयर 1 में आपका 1 लाख से अधिक जनसंख्या है, ठीक है। टीयर 1 का 1 लाख से अधिक जनसंख्या के आकार से, ये भी सही है। तो दोनों कथन इसमें सही है, 1 और 2। तो टीयर 1 में 1 लाख से अधिक जनसंख्या है, ठीक है। टीयर 2 में आपका 50,000 से 99,999 तक की जनसंख्या को रखा है। टीयर 3 में आपका 20,000 से लेकर 49,999 की जनसंख्या है। टीयर 4 में आपका 10,000 से लेकर आपका कितना 19,999 तक रखा गया है। टीयर 5 में आपका 5,000 से 9,999 तक की जनसंख्या को रखा गया है। और टीयर 6 में आपका 5,000 से कम, 5,000 से कम जनसंख्या टीयर 6 में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आगामी परीक्षा में भी क्वेश्चन बन सकता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2022-23 में भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या के पास राशन कार्ड की सुविधा थी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है 84%, 84%। देश में लगभग 80 करोड़ लोगों के पास 2022-23 में लगभग 80 करोड़ से अधिक लोगों के पास राशन कार्ड की सुविधा थी, ठीक है। अब देश की पॉपुलेशन को सिर्फ बोलेंगे कि यार 1.5 हमारा क्या है, अरब है, 150 करोड़ आबादी है, और 80 करोड़ कैसे 84% हो गया। तो देश में सभी लोग ऐसे नहीं है जिन्होंने राशन कार्ड बनाया। राशन कार्ड 2 ही कैटेगरी, आपने 3 कैटेगरी होते हैं। एक होती है APL, ठीक है, कुछ ही लोग बनाते हैं, जैसे मध्यम वर्ग के लोग या लोअर मिडिल क्लास APL को बनाते हैं। फिर हमारा BPL हो जाता है, बिलो टू पॉवर्टी लाइन, ठीक है, पॉवर्टी लाइन, BPL गरीबी रेखा से नीचे। तीसरा होता है अंत्योदय, अत्यधिक गरीब, ठीक है, अंत्योदय। तो टोटल अभी तक 84% लोगों ने राशन कार्ड बना लिया जिनको ज़रूरत है, ठीक है। और बहुत से लोग स्किप कर देते हैं राशन कार्ड को। मतलब जो अमीर लोग हैं वो क्यों राशन कार्ड बनाएगा, समझ पा रहे हैं ना। चलिए रीजनिंग के क्वेश्चन थे, इसमें मैं सीधे आंसर बता देता हूँ, मैंने सॉल्यूशन किया है इसका, ठीक है। 32वें का जो मेरा आंसर आ रहा है, 32 का आंसर आ रहा है मेरा C, ठीक है, एक इसका आंसर आ रहा है। 33 का जो मेरा आंसर आया, देखिए 1200 लोगों का समूह है, इसमें 15 सैनिकों पर एक कप्तान है। तो 15 सैनिकों पर एक कप्तान है हमारा, ठीक है, ठीक है। 16 का एक समूह हो गया, पेयर हो गया। टोटल कितने लोग हैं, 1200 लोग हैं। तो 1200 में 16 का भाग देना था आपने, तो ये सीधे निकल के आ जाता कितना 75। तो 75 इसमें क्या है, कैप्टन है, ठीक है, C हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला देखिए, 21 व्यक्तियों की एक पंक्ति में जब P दाईं ओर 4 स्थान खिसकाया जाता है तो वो बाईं छोर से 12वां व्यक्ति बन जाता है, ठीक है। तो देखिए अगर इस तरफ से 4 स्थान खिसकाया जा रहा है तो वो 12वां व्यक्ति बन जाता है, यानी कि प्रारंभिक जो उसकी कंडीशन थी 8वें स्थान पे थी, ठीक है। अब कितने व्यक्तियों की है, 21 व्यक्तियों की पंक्ति है, और 12वां व्यक्ति वो बन जाता है, और यहाँ से वो 8 होगा। तो 12 8 कितना हो गया आपका, अच्छा, पंक्ति के दाएं छोर से उसका पूर्व स्थान क्या था, ठीक है। तो दाएं छोर से पूछ रहा है ना वो, तो दाएं ओर से 4 स्थान खिसकाए जाने पर वो 12वां बन गया। तो इसका जो आंसर आ रहा था, इसका आंसर है 34 का A, 14वां स्थान आ रहा है उसका, ठीक है, 14th इसमें प्लेस आ रहा है। ठीक है, 14वां ही होगा इसका आंसर, क्योंकि देखिए 21 व्यक्तियों की पंक्ति में था, P को जब दाईं ओर 4 स्थान खिसकाया गया तो वो बाएं छोर से कितना बन गया, 12वां व्यक्ति बन गया, ठीक है। तो यानी कि जब बाएं छोर से पूर्व स्थिति देखेंगे अभी इसकी, तो 12 देंगे 4 हो जाएगा, 4 स्थान खिसकाया गया है ना, यानी कि 8 हो गया। अब देखिए वो पूछ रहा है कि पंक्ति से दाएं छोर से उसका पूर्व स्थान पूछ रहा है, तो इसमें सिंपल फंड है भाई हमारा, 21 माइनस 8, ठीक है, प्लस 1 हो जाएगा, एक जुड़ जाता है हमेशा। तो जोड़ लीजिए, 13 में से 21 में से 8 गया, कितना हो गया आपका, 13 हो गया, 13 धन 1 आपका 14 हो गया, ठीक है। तो 14वां स्थान हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे।
आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत के ऊर्जा और जलवायु क्षेत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन की 50% की स्थापित क्षमता के लक्ष्य को पार कर लिया है। तो देखिए, भारत ने अभी जो 2025-26 का इकोनॉमिक सर्वे आया था, इसमें ये बोला गया कि भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से ऊर्जा उत्पाद की 50% की स्थापित क्षमता के लक्ष्य को पार कर लिया। बिल्कुल सही है, काफ़ी चर्चा में था। भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन वैश्विक स्तर से कम है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा एक और दो, दोनों थे। ठीक है, चलिए अगला देखिए, आपको श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के सामने आपको बताना था कौन सा सही हो जाएगा। 12 था, देखिए 12 को 0.5 से गुणा किया, 6 आ गया हमारे पास। 6 को फिर हम करेंगे 1 से गुणा, फिर 6 आ गया हमारे पास। फिर इस 6 को हमने गुणा करना था 1.5 से, तो ये हो गया 9। फिर इस 9 को हम गुणा करते 2 से, तो ये हो जाता है 18। फिर 18 को हम गुणा करेंगे कितने से, 2.5 से, तो ये कितना हो जाएगा 45। और उसके बाद 45 को जब हम 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 135। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर पद गया था 18। ठीक है, तो ये 18 हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से 3 अंकीय संख्याओं पर विचार कीजिए। इसमें देखिए, यदि प्रत्येक संख्या के प्रथम और अंतिम अंक को 1 कम कर दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं में से कितनी संख्याएं जो मध्य अंक से विभाजित होंगी। तो आगे और पीछे से अगर एक एक कम कर दिया जाए बोल रहा है वो, तो कितनी संख्या ऐसी होंगी जो बीच वाले अंक से विभाजित हो जाएंगी। ठीक है, तो इसमें जो हमारा सही उत्तर निकल के आ रहा था, इसको मैंने सॉल्व किया था, इसका बी आंसर आ रहा था मेरा, 3 संख्याएं। ठीक है, एक बार आप देख लीजिएगा। बाकी 38वें का जो मेरा आंसर आ रहा है, देखिए ज़्यादा समय लग रहा है, मैं फिर उसमें 7 आंसर आ रहा था, 7। ठीक है, समीकरण को आपने संतुलित करना था। 39 का जो आंसर आ रहा था, 39 में क्या करता है, सबको अंडर रूट कर रहा था। ये देखिए अंडर रूट, फिर इनको जोड़ दे रहा था। जैसे अंडर रूट 16 4 हो गया, फिर ये 2 हो गया, ये 8 हो गया, ये 3 हो गया, तो 8 3 11, 4 15 और 2 17। ऐसे इसको निकालना था आपने। अंडर रूट 25 कितना हो जाता, 5। अंडर रूट 81 9। अंडर रूट 4 2। अंडर रूट 37 6। तो 9 2 11 6 17 और 5 22 आपका उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, 39 का हमारा क्या हो रहा है, डी हो जाएगा। कितना हो गया इसमें, इतना ही तो होगा ना। ये 5 हो गया, ये 9 हो गया, ये 2 हो गया अंडर रूट, और ये 6 हो गया। तो जोड़ दिया, 6 2 8, 9 8 17, 17 और 5 22। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर पासे वाले में जो आंसर आ रहा था, देखिए पासे में जो आपका है, इसका राइट आंसर है बी 2। और यहाँ पर देखिए ए जेड जस्ट विपरीत हैं। देखिए ई और वी, ये पहले से 5वां है और ये लास्ट से 5वां आएगा, और ऐसे ये भी अंत से, और ये बराबर आएंगे। तो इसके समान एच और एस निकल रहा था इसमें। ठीक है, ये आंसर निकल रहा था इसका, एच और एस। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। समझ और साझा भावनाओं के आधार पर मदद के लिए कार्यवाही करना किस एक से संबंधित है। ये एथिक्स का क्वेश्चन है भाई। देखिए, अंडरस्टैंडिंग के आधार पर और जो हमारी इमोशंस हैं उसके आधार पर मदद की कार्यवाही करना, ये आपका कारुणिक परानुभूति कहलाती है। ऑप्शन डी होगा इसका। इसमें जो आपका सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना था, ये आपका ऑप्शन ए था। ठीक है, प्राकृतिक नियम सिद्धांत थॉमस एक्विनोस, उपयोगितावाद जे बेंथम का, कर्तव्य शास्त्र इमैनुअल कांट, और सद्गुण नीति शास्त्र अरस्तु। एथिक्स के क्वेश्चन है। मानवतावादी दृष्टिकोण के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूर्व में भी पूछा गया है क्वेश्चन। कार्ल रोजर्स को जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्ल रोजर्स। किसने उद्धत किया कि हम बाहरी दुनिया में तब तक शांति नहीं प्राप्त कर सकते जब तक हम आंतरिक शांति प्राप्त ना कर लें। ये बोला है हमारे जो लामाओं के सबसे बड़े गुरु हैं, दलाई लामा। ठीक है, बौद्धों के गुरु दलाई लामा, तिब्बत वाले। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार मुझसे मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं। तो जो हमारा मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंटेड किए जाते हैं। ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा नोलन समिति द्वारा उल्लेखित नहीं है। तो नोलन समिति के द्वारा इनमें से कौन सी टर्म नहीं दी गई, ये पूछा रहा है। आत्मनिष्ठता यहाँ पे नहीं दी गई है, सत्यनिष्ठा की बात की गई, निस्वार्थता की बात की गई, नेतृत्व की बात की गई, आत्मनिष्ठा नहीं है इनमें। भारत सरकार ने पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए कौन सा जन आंदोलन जमीनी स्तर पर आरंभ किया। तो ये था आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये मिशन लाइफ था, ऑप्शन बी। अगस्त 2025 में किस राज्य ने प्रवासी मजदूरों के लिए श्रमश्री योजना शुरू की थी। पश्चिम बंगाल ने ये किया था, ऑप्शन बी। उत्तराखंड में महाभारत वाटिका कहाँ है, तो हल्द्वानी में है महाभारत वाटिका। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के रम्मान उत्सव के संबंध में निम्न में से कौन सा तथ्य सही है, सही पूछ रहे हैं। यह गढ़वाल क्षेत्र में प्रचलित एक अनुष्ठानिक रंग परंपरा है, रंगमंच। ठीक है, तो देखिए अनुष्ठानिक हमारी रंगमंच परंपरा है, बिल्कुल सही है। मतलब अनुष्ठान के हिसाब से होते हैं ना, मतलब इसमें हमारा एक देवताओं का भी है, तो अनुष्ठान भी है और इसके साथ रंगमंच भी होते हैं। इसमें धार्मिक पूजा, कथावाचन और मुखौटा नृत्य का समन्वय होता है, ये भी सही है। यह साल भर बिना किसी निश्चित अनुष्ठानिक कैलेंडर के आयोजित होता है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बिना अनुष्ठानिक कैलेंडर के नहीं होता। जो पत्रिका आती है हमारी
हिंदी हिंदी में, ठीक है। जो नया संवत्सर आता है उसके हिसाब से इसकी डेट वगैरह फिक्स की जाती है। तो एक और दो केवल सही हो जाएगा इसमें। उत्तराखंड में निम्न में से कौन सी परियोजना को 2025 में पर्वतमाला परियोजना में शामिल किया गया है? तो सोनप्रयाग से केदारनाथ रोपवे इसको शुरू किया गया है, ठीक है। तो रोपवे तक जाएगा केदारनाथ तक भी, ऑप्शन बी। COP30 का आयोजन निम्न में से कहाँ पे हुआ था? तो COP30 आयोजित किया गया था बेलेम, ब्राज़ील में। 2025 में यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में कौन सी भारतीय पांडुलिपि को शामिल किया गया था? तो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भगवत गीता को शामिल किया गया था, ठीक है। ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है भगवत गीता। इसके साथ साथ एक और चीज़ शामिल की गई, ये आप कमेंट में बताएंगे। भगवत गीता के साथ साथ आप बताइए कौन सी भारतीय पांडुलिपि शामिल की गई इस रजिस्टर में, बताइए मुझे। भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 15वें वित्त आयोग द्वारा प्रदत्त अनुदान के रूप में उत्तराखंड की पंचायती राज संस्थाओं को कितना अनुदान दिया गया था? ये भी थोड़ा डिटेल वाला क्वेश्चन था। और इसमें उत्तराखंड की जो हमारी उत्तराखंड की पंचायती राज संस्थाएं थी उनको 94,236 करोड़ के आसपास दिया गया था इसमें, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नहीं, 94, 94, हाँ दो, ठीक है ठीक है। इतना आपको पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान दिया गया था 15वें वित्त आयोग में, ठीक है। चलिए अगला देखिए, निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जनरल साइंस का क्वेश्चन है। देखिए ऑक्सीटोसिन जो होता है हार्मोन होता है, बिल्कुल सही है। एस्पार्टेम जो होता है आपका संश्लेषित मधुरक होता है, ठीक है। स्वीटनेस के लिए प्रयोग किया जाता है इसका। और नियोप्रीन जो होता है विशिष्ट रबड़ होता है, ठीक है। रबड़ का घटक होता है, आपको पता है नियोप्रीन। और रेयन की बात करें तो रूपांतरित स्टॉर्च, ये गलत हो जाएगा। रेयन जो होता है ये संश्लेषित रेशा होता है, ठीक है। यानी कि आप बोल सकते हैं कि एक आर्टिफिशियल ये फाइबर है रेयन। स्टार्च नहीं होगा तो डी हो जाएगा इसमें। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पूर्व में पूछा गया है। सूर्य से उनकी दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम है, तो बुध हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा, फिर बृहस्पति, अरुण, ऑप्शन है। आलू के चिप्स में या नमकीन के जो भी पैकेट होते हैं उनमें उनको करारापन उनका ख़त्म ना हो, हमेशा वो करारे रहें, इसके लिए मिलाई जाती है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी, ठीक है। नाइट्रोजन अक्रिय गैस होती है ना, तो वो काफ़ी मतलब वैसे ही रहते हैं, फ्रेश भी रहते हैं और बढ़िया रहते हैं तभी। नहीं तो वो सीलन टाइप की हो जाती है उनमें, ठीक है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, तो पहला ही इसमें सुमेलित नहीं है, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड जो है आपका, ये आपका फोटोग्राफी उद्योग में यूज होता था। अब तो खैर फोटोग्राफी उद्योग आपको पता ही है, ठीक है। जो रील वगैरह आती थी पहले, कैमरे होते थे, उसमें साफ करने में काम आता था। और ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, ये पूछा गया है पहले। सिल्वर आयोडाइड जो है ये आर्टिफिशियल रेन कराने के काम आता है। लिथियम कार्बोनेट गठिया के उपचार में। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है इससे एंटासिड बनता है, जिसको एसिडिटी ज़्यादा होती है तो उसको पीने के लिए बनाया जाता है। सफ़ेद टॉनिक की जैसी डिब्बी आती है इसकी, देखा होगा आपने, ठीक है। तो ए इसमें सुमेलित नहीं है। उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई नंदा गौरा योजना का उद्देश्य क्या है? तो नंदा गौरा योजना का जो उद्देश्य है, एक परिवार की अधिकतम 2 लड़कियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। समान नागरिक संहिता नियमावली उत्तराखंड 2025 के तहत सप्तपदी शब्द का अर्थ क्या है? तो देखिए हिंदू मैरिज एक्ट भी अगर आपने पढ़ा है तो सप्तपदी शब्द निकलता है वहाँ पे। इसका अर्थ होता है कि जो आपका नियम है, जो आपका कानून है, जिस तरीके से आपकी शादी होती है, ठीक है, जिस कर्म कांड से आपकी शादी होती है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। अनुष्ठान जिसके माध्यम से हिंदू विवाह अनुष्ठापित किया जाता है, ठीक है, अनुष्ठापित किया जाता है। तो सप्तपदी जैसे 7 फेरे वगैरह लेते हैं ना हम, उसमें 7 फेरे लेना ही महत्वपूर्ण बताया गया, तो डी आंसर था। इंटरनेट को माध्यम बनाकर किसी को परेशान करने, निगरानी रखने या धमकी देने के कृत्य को कहा जाता है साइबर स्टॉकिंग, ठीक है। ऑप्शन बी इसमें सही आंसर हो जाएगा, साइबर स्टॉकिंग। एक प्रकार का मेलवेयर जो उपयोगकर्ता की फाइलों को एनक्रिप्ट करता है और डिक्रिप्शन कुंजी के लिए भुगतान की मांग करता है। तो कहने का मतलब एक मेलवेयर है, यानी कि वायरस है। और यूज़र की जो फाइल होती है उनको एनक्रिप्ट कर देता है ये, और उनको सही करने की एवज में फिर पैसों की मांग करता है। तो इस प्रकार का जो वायरस था एक बार बहुत ज़्यादा चर्चित हुआ था, आपने पढ़ा होगा, रैनसमवेयर इसको कहा जाता है, ठीक है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। एक वायरस जो बार बार निष्पादन से अपना सिग्नेचर बदलता है, तो अपना सिग्नेचर बदलता है, ठीक है, अपने आप को चेंज करते रहता है, ये कहलाता है पॉलीमॉर्फिक वायरस, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। दीर्घकालिक सुरक्षा के लिए किसी व्यक्ति के जीवन काल में निम्न में से कौन सी बायोमेट्रिक विशेषता सबसे अधिक स्थिर मानी जाती है? तो जो आइरिस पैटर्न होता है आंखों का, ये दीर्घकाल के लिए सबसे स्थिर मानी जाती है, ठीक है, दीर्घकालिक सुरक्षा के लिए। आई स्कैन जो जैसे आजकल आयोग भी बोल रहा है कि अब हम आने वाली परीक्षा में इसको कर रहे हैं, और आई स्कैन से ज़्यादा अब सुरक्षा होगी, पारदर्शिता होगी, ठीक है। तो आई स्कैन जो आइरिस पैटर्न होता है ना, ये बायोमेट्रिक विशेषता सबसे ज़्यादा स्थिर मानी जाती है, ठीक है, या प्रभावी मानी जाती है, हम कह सकते हैं, लाइएबल कह सकते हैं इसको, ठीक है।
अगला देखिए, किस गुप्त शासक को अश्वमेध यज्ञ करने और इसका चित्रण करने वाले सिक्के जारी करने के लिए जाना जाता है? तो समुद्रगुप्त, जिसको बीणा बजाने का भी शौक था, अश्वमेध यज्ञ करने, इसका चित्रण करने के सिक्के जारी किए इसने, वीणा बजाते हुए भी अपने सिक्कों को जारी किया इसने। अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति ने दक्षिण राज्यों के अभियान को सही किया या सफल किया? तो ये था इसका सबसे खास जो था मलिक काफूर, ठीक है, मलिक काफूर, जिसका, ठीक है, हजारी दिनार भी कहा जाता था इसको। पूछा गया था ये भी किसी एग्जाम में। अलाउद्दीन खिलजी जब युद्ध में गया था आपका गुजरात में विजय प्राप्त की थी जब अलाउद्दीन खिलजी ने ना, तो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे उसमें नुसरत खान। तो नुसरत खान ने इस मलिक काफूर को 1000 दिनार देके खरीदा था, उसमें दिनार मुद्रा चलती थी ना। लेकिन बाद में सबसे ज़्यादा विश्वास पात्र बन जाता है अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है। कहानी फिर लंबी है, आपने मूवी भी देखी होगी जो इस पे आई थी। अगला देखिए, माउंट आबू में नेमिनाथ के जैन मंदिर का निर्माता कौन था? तो माउंट आबू, यहाँ पर नेमिनाथ के जैन मंदिर जो है ये वास्तुपाल और तेजपाल, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। मानव हृदय में कौन सा कक्ष फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है? रिपीटेड क्वेश्चन है, बायां अलिंद, ऑप्शन बी। निम्न में से किससे एकल कोशिका प्रोटीन प्राप्त होते हैं? ये थोड़ा कठिन था क्वेश्चन। तो एकल कोशिका प्रोटीन इनमें प्राप्त होते हैं किससे? स्पाइरुलाइना से, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें, स्पाइरुलाइना। 1880 के दशक की शुरुआत में आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? रिपीटेड क्वेश्चन है, पंडिता रमाबाई ने की थी। निम्न कालानुक्रम को व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो इसमें देखिए आपका साइमन कमीशन 1928 फरवरी, डांडी मार्च 1930, ठीक है, मार्च में शुरू हुआ। लाहौर का पूर्ण स्वराज वाला अधिवेशन हुआ था आपका जनवरी 1929। नेहरू रिपोर्ट जो आई थी ये 1928 में ही आई थी, ठीक है, लेकिन पहले साइमन कमीशन आया था इसमें। तो 1 4 1 4 3 2 हो जाएगा, ठीक है, 1 4 3 2 किस में है? 1 4 3 2 ऑप्शन डी में। सतमाला पहाड़ियाँ निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो सतमाला की जो पहाड़ियाँ हैं ये आपको देखने को मिलेंगी कहाँ? महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है, सतमाला पहाड़ियाँ। भारतीय संसद द्वारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, रिपीटेड क्वेश्चन फिर से 1972 में लाया गया था। मैंने आपको बोला जितने भी भारत सरकार के अधिनियम है, जल संरक्षण अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है, प्रदूषण रोकथाम अधिनियम, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये सब आपको याद नहीं चाहिए किस वर्ष लाए गए थे, इनसे एक क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार इनमें से कौन था? रिपीटेड क्वेश्चन है, मिर्जा गयास था ये, ऑप्शन ए, ठीक है। अगला देखिए, 1777 में एक व्यापक हिंदुस्तान का नक्शा बनाने में किस ब्रिटिश प्रशासक का नाम जुड़ा है? कौन था इनमें से जिसने इसको बनाया था? तो इस व्यक्ति का नाम था, देखिए 1777 की बात चल रही है, मैंने 1800 बोल दिया क्या? 1777 में जो आपका इस समय भारत का जो हमारा गवर्नर जनरल था कौन था, या बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था इसमें? इस समय आपका गवर्नर जनरल था आपका कार्नवालिस, ठीक है। और कार्नवालिस के टाइम पे जो ये लाया गया था, जो ये नक्शा बनाया गया था, इस नक्शे को बनाने वाला व्यक्ति था जेम्स रेनेल, ऑप्शन बी। काफ़ी डीप क्वेश्चन है वैसे, ठीक है, इजी नहीं बोलूँगा मैं इसको। भारत ने किस वर्ष अपनी राष्ट्रीय कृषि नीति को प्रारंभ किया था? ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो हमारी नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी थी ये सन 2000 में लाई गई थी, ठीक है, 28 जुलाई 2000 को, 28 जुलाई 2000, ऑप्शन ए सही था इसमें। निम्न में से कौन सा राज्य कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? और ये था कर्नाटक, रिपीटेड क्वेश्चन। भारत में रेशम का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो करता है वो कर्नाटक ही करता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? रिपीटेड क्वेश्चन, पंजाब, ठीक है। धराली में आपका भीषण भूस्खलन जो हुआ था कब हुआ था? तो धराली आपदा, देखिए पूरा धराली ध्वस्त हो गया उसमें, और ये अगस्त में ये आपदा आई थी, ऑप्शन डी। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तराखंड जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है ये स्थापित हुई थी सन 2013 में, ऑप्शन डी। भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम नगर पालिकाओं से संबंधित है? रिपीटेड क्वेश्चन है, 74वां, ठीक है, 74वां। और जो हमारे ग्राम पंचायत हैं, ग्राम पंचायत से संबंधित, पंचायती राज से 73वां, और नगर पालिकाओं से 74वां, ठीक है, ये दोनों याद रखने आपने। निम्न में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? रिपीटेड क्वेश्चन है, वुलर झील सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कुमाऊं हिमालय किन नदियों के बीच में स्थित है? रिपीटेड क्वेश्चन है, सतलज और काली के बीच में है कुमाऊं हिमालय, ठीक है।
अगला देखिए, मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराई राजन वाद जो है किससे संबंधित है? रिपीटेड क्वेश्चन है, और ये जो वाद है आपका ये संबंधित है ऑप्शन बी, शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण से। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा गया है पहले। शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष से लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। रिपीटेड क्वेश्चन, ऑप्शन बी। अब लगा लीजिए आप कितने रिपीटेड है। मैं 15-20 बोल रहा था स्टार्टिंग में, कम से कम 25-30% क्वेश्चन रिपीटेड है। निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन विधेयक ने भारत में लोकसभा और राज्यसभाओं, माफ कीजिएगा, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एक साथ चुनाव को करवाने के लिए कौन सा संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था? तो ये काफ़ी चर्चा में था, डेली न्यूज़पेपर पर, इसीलिए बोलता हूँ मैं। ये था 129वां संविधान संशोधन विधेयक। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 102वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में कौन से अनुच्छेद जोड़े गए? ठीक है, तो ये जोड़े गए थे 338 बी और 342 ए। ठीक है। संघीय कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं? तो संघीय कार्यपालिका यानी कि जो हमारी यूनियन जो एग्जीक्यूटिव है, इसमें अगर आप देखेंगे ना तो इसमें आपका राष्ट्रपति भी हैं, उपराष्ट्रपति भी हैं, प्रधानमंत्री हैं, मंत्रिपरिषद है, भारत के अटॉर्नी जनरल है, और भी संवैधानिक पदों पर जो हैं, जैसे कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, भारतीय में जो वित्त आयोग है, ठीक है, जिनका भी वर्णन संविधान में। तो कुल मिला के संघीय कार्यपालिका के जो भी एग्जीक्यूटिव हैं जो चला रहे हैं उसको, सभी हो जाएंगे, इसमें डी हो जाएगा इसका। इनमें से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम भूतपूर्व देसी रियासतों के शासकों के प्रीवी पर्स की समाप्ति से संबंधित है? तो देसी रियासतों के जो शासक थे, जैसे हमारी टिहरी रियासत थी, इन शासकों की जो प्रीवी पर्स थे, यानी कि जो इनके अधिकार थे ना, उनको समाप्त करने से था ये। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पूर्व में, ये PYQ है। और इसके लिए जो संशोधन था वो था 26वां संविधान संशोधन। ठीक है, प्रीवी पर्स, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण टर्म है प्रीवी पर्स। इससे क्वेश्चन और पूछता है आयोग कि किस वर्ष इसको लाया गया था और उसमें प्रधानमंत्री कौन था। ठीक है, तो ये काम किया था आयरन लेडी जिसको कहा जाता है, इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी ने ये राइट्स छीन लिए थे उसमें। बोला अब रियासत के जो रजवाड़े हैं, जो भी राजा वाजा हैं, जो भी इनको मिलने हैं सुविधाएं वगैरह, अब ज़्यादा वो नहीं करना है इनको। ठीक है, तो शासकों को मिलने वाले जो प्रीवी पर्स थे, उनके विशेष अधिकार थे, उसको समाप्त कर दिया गया था। कब? 1971 में, 1971 में। और कौन सा संविधान संशोधन था? 26वां संविधान संशोधन। ठीक है, इसका रीज़न ये था कि उसमें देश में थोड़ा देखिए राजकोष काफ़ी कम था, तो राजकोष कम था, और ऊपर से इनका लोड भी उठाना पड़ा था सरकार को, कुछ विशेष चीज़ें दी जाती थी, कुछ पेंशन वेंशन ऐसी चीज़ें थी। तो समानता लाने के लिए, इक्वलिटी, और साथ ही राजकोष पर बोझ कम करने के लिए लाया गया था इसको। ठीक है, इसके लिए इस संशोधन के माध्यम से ना 2 अनुच्छेदों को भी रिमूव किया गया था जो कि इससे संबंधित थे, प्रीवी पर्स से, 291 और 362। ठीक है, इनको हटा दिया गया फिर। निम्न में से किसने 1973 केशवानंद भारती केस में ऐतिहासिक निर्णय सुनाने वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ का नेतृत्व किया था? देखिए, भारत में अगर हम कहते हैं ना कुछ ऐसे केसेस जिन्होंने इतिहास बदल दिया या जिनकी बहुत बड़ी भूमिका रही, उसमें एक केस है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक है, तो इसमें जो फाइनल डिसीजन सुनाया गया था, जो बेंच थी, उसका नेतृत्व किया था जस्टिस SM सीकरी जी ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसमें जो केरल गवर्नमेंट का जजमेंट था उसको सुप्रीम कोर्ट ने यथावत रखा था, यानी कि यहाँ पर जो हमारा केशवानंद भारती जी थे वो इस केस को हार गए थे। विशेष बेंच का जब आया था, मैंने आपको GS की क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, जो हमारा ओनली GS का कोर्स है एप्लीकेशन स्टोर पे, इसलिए मैं बोलता हूँ अगर आपको फाउंडेशन कोर्स चाहिए, बेसिक पूरा GS अच्छे से क्लियर करना है, तो ओनली GS का कोर्स लीजिए। मैंने वहाँ पर आपको केसेस बताए थे। ऐसे मैंने आपको बताया था केशवानंद भारती में क्या हुआ था, पंजाब बनाम गोलकनाथ वाद क्या था। मैंने यूट्यूब पर भी इस पर एक वीडियो दिया है, स्पेशल जो GS स्पेशल फैक्ट क्लास चल रही है हमारी, उस पर आप देखिएगा, मैंने दिया हुआ है। ठीक है, और ऐसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारा जो शाहबानो केस था उसमें क्या था। ठीक है, ऐसे फिर हमारा मेनका गांधी वाला जो आता है यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें क्या हुआ था। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये, कुछ ऐसे केसेस हैं जिन्होंने मतलब समाज की दशा और दिशा दोनों बदली। ठीक है, उत्तराखंड में निम्न में से किस उत्पाद को भौगोलिक सूचकांक GI टैग मिला है? ठीक है, तो GI टैग मिला था इसमें दालचीनी का जो पत्ता होता है, तेज पत्ता। कत्यूल घाटी निम्न में से किस जलागम में स्थित है? कत्यूल घाटी में आपका गोमती नदी है, गोमती नदी पे गोमती बैराज बना हुआ है। ठीक है, और गोमती बैराज के जस्ट बगल में स्थित है हमारा बैजनाथ मंदिर। ठीक है, कौन सा मंदिर है? बैजनाथ मंदिर, वही कत्यूलियों से संबंधित। उत्तराखंड के झिरोली क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो झिरोली स्पेशली फेमस है मैग्नीसाइट के लिए, हालांकि और भी खनिज हो सकते हैं इसमें, लेकिन मैग्नीसाइट के लिए झिरोली और पिथौरागढ़ का चंडाक जो है काफ़ी पॉपुलर है। ठीक है, बागेश्वर का झिरोली और पिथौरागढ़ का चंडाक।
पाटलिदून जो है आपका निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो ये पूछा जा चुका है पूर्व में, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है पाटलिदून। और इसके बीच बीच बहती है कौन सी? पश्चिमी रामगंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अभी आयोग ने पूछा था, यूके ट्रिपल एस सी ने, कि जो पाटलिदून है ना, ये किस नदी से संबंधित है? तो पश्चिमी रामगंगा है यहाँ पे। उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन है? तो सबसे लंबी नदी है हमारी काली नदी, जिसको टनकपुर के बाद शारदा नदी कहा जाता है। ठीक है, शारदा। चौगरखा नस्ल उत्तराखंड के किस पशुधन से संबंधित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, करंट का क्वेश्चन है। उत्तराखंड सरकार ने चौगरखा नस्ल की बकरियों को बढ़ावा देने के लिए बीच में ये स्कीम भी लाए थे प्रोत्साहन के लिए। ठीक है, चौगरखा जो है ये आपका पट्टी अल्मोड़ा में स्थित है। अल्मोड़ा में जो आपका धौला देवी है, धौल छिना है, ठीक है, और धौल छिना के अलावा लमगढ़ा जो है, ये सभी जो क्षेत्र आते हैं अल्मोड़ा के चौगरखा पट्टी में आती हैं। यहाँ की जो बकरियाँ होती हैं ना, ये वाली चौगरखा नस्ल, ये बकरियाँ काफ़ी अच्छी होती हैं और लगभग 35 से 40 किलो वजन होता है इनका। तो मांस वगैरह के लिए इनका काफ़ी मतलब वो किया जा रहा है वहाँ पर, काफ़ी चर्चा में थी। तो बकरी इसका सही उत्तर है। भारत के संविधान की छठी अनुसूची में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो छठी अनुसूची में निम्न में से सिक्किम राज्य नहीं है, ऑप्शन डी। ठीक है, जनजाति वाले राज्य हैं छठी अनुसूची में। चलिए लास्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को 2030 तक 10 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया? ठीक है, तो ये आपका कौन सा अमेंडमेंट था? 104वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन सी। ठीक है, 104वां संविधान संशोधन जो अधिनियम आया था, इससे जो हमारा एस सी और एसटी के लिए जो रिजर्वेशन है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों में, उसको 2030 तक सरकार ने बढ़ा लिया। ठीक है, ये बढ़ते ही जाता है, कोई भी गवर्नमेंट रिस्क नहीं लेती इसको अमेंड करने का या कुछ ऐसा करने का, क्योंकि भाई वोट बैंक खराब होते हैं, तो ऐसे चलते रहता है। ठीक है, तो जिसने भी पेपर भेजा था धन्यवाद। पेपर देखिए काफ़ी लेट पहुंचा मुझे, और बच्चों ने साफ भी नहीं भेजा था, कुछ एक दो ने भेजा था तो साफ नहीं आया था, इसलिए थोड़ा डिले हो गया इसको सॉल्व कराने में। बाकी सॉल्यूशन, आपको लगता है किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है या कोई गलती हुई है मुझसे, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, चलिए बाकी टेस्ट सीरीज चलिए एप्लीकेशन स्टोर पे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज 2026-27 की परीक्षाओं के लिए। उसके अलावा हमारी यूके ट्रिपल एस सी ग्रुप सी के लिए 50 एवरग्रीन फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट कोर्स है, उसको आप इनरोल कर सकते हैं। बाकी जल्दी मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। मॉर्निंग में जो भी हमारी स्पेशल फैक्ट क्लासेज आ रही हैं और अन्य क्लासेज आ रही हैं, उनको आप अवश्य देखिएगा। चलिए दोस्तों, यहीं पे समाप्त करते हैं सेशन को। हमेशा की तरह बोलूँगा, अपने जीवन में एक वृक्ष अवश्य लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर कराएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।